Hello everyone, welcome back to Study Time with Isha. So टाइम सीरीज एनालिसिस को कंटिन्यू करते हुए मेजरमेंट ऑफ ट्रेंड में जो हम नेक्स्ट मेथड डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स. तो आपने ये नाम पहले भी सुना होगा रिग्रेशन एनालिसिस में, अगर आपने वो पढ़ा होगा तो रिग्रेशन एनालिसिस में हमने जब ये मेथड पढ़ा था उसमें हमने कहा था कि रिग्रेशन लाइन हम ड्रॉ करते हैं. रिग्रेशन लाइन हमारी क्या होती है? लाइन ऑफ बेस्ट फिट, राइट. और इसी को हम ट्रेंड लाइन भी बोलते हैं. तो अब क्योंकि हम मेजरमेंट ऑफ ट्रेंड की बात कर रहे हैं तो हम क्या टर्म यूज करेंगे? ट्रेंड लाइन. ठीक है. अब लाइन ऑफ बेस्ट फिट के लिए हमने कहा था इसके दो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्योंकि जब हम एक ग्राफ बनाते हैं और उसमें हम बहुत सारे पॉइंट्स प्लॉट करते हैं और वहां पर जब हम एक ट्रेंड लाइन बनाते हैं मतलब वो एक एवरेज लाइन होती है. ठीक है. तो एवरेज लाइन जैसा हमने कहा ग्राफिकल मेथड में कि वो सब्जेक्टिव रहती है. कोई ऐसे लाइन ड्रॉ कर सकता है, कोई यहाँ से लाइन ड्रॉ कर सकता है, कोई यहाँ से लाइन ड्रॉ कर सकता है. देयर कैन बी एन नंबर ऑफ लाइंस. तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि बेस्ट फिट वाली लाइन कौन सी है? तो जो लाइन ऑफ बेस्ट फिट होती है उसके दो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. वो क्या होता है? पहला होता है समेशन ऑफ y माइनस वाई सी इक्वल टू 0. ये सब हम रिग्रेशन एनालिसिस में पढ़ चुके हैं तो इसीलिए अब हम ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे. अगर आपको डिटेल में ये चीजें समझनी है तो आप रिग्रेशन एनालिसिस वाला चैप्टर गो थ्रू कर सकते हैं. तो यहाँ पर हम एक क्विकली ये चीजें कवर करेंगे. तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स हमने कहा था समेशन ऑफ y माइनस वाई सी, जहां पर y होता है जो हमें गिवन वैल्यूज होती हैं ऑब्जर्व्ड वैल्यूज y वेरिएबल की, और yc होता है कंप्यूटेड वैल्यूज जो हम कंप्यूट करते हैं. कहाँ से कंप्यूट करते हैं? रिग्रेशन इक्वेशन से, राइट. तो इनका जो y माइनस वाई सी मतलब डिफरेंस जो होता है ऑब्जर्व्ड और कंप्यूटेड वैल्यूज का, और उसको फिर जब सम करते हैं ऐड करते हैं दैट इज इक्वल टू 0. और दूसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? समेशन ऑफ y माइनस वाई सी होल स्क्वायर, मतलब स्क्वायर्ड डिविएशंस का सम जो होता है इट इज मिनिमम. ठीक है. और ये क्योंकि स्क्वायर्ड डिविएशंस हैं और ये मिनिमम होना चाहिए तो इसीलिए हम इसे बोलते हैं लीस्ट स्क्वायर्स मेथड. लीस्ट स्क्वायर्स मेथड क्यों बोलते हैं? लीस्ट क्योंकि मिनिमम होना चाहिए सम, और स्क्वायर्स इसलिए क्योंकि हम स्क्वायर डिविएशंस की बात कर रहे हैं. अब यहाँ पर हमने सिर्फ y माइनस वाई सी और y माइनस वाई सी होल स्क्वायर लिया है, x वाली वैल्यूज नहीं ली हैं. तो रिग्रेशन इक्वेशन की जब हम बात करते थे हमारे पास दो रिग्रेशन इक्वेशंस होती थी, x ऑन y एंड y ऑन x. ठीक है. तो एक में हमारा x इंडिपेंडेंट होता था, एक में हमारा y इंडिपेंडेंट होता था. तो हमारे पास दो रिग्रेशन इक्वेशंस होती थी, दो रिग्रेशन लाइंस होती थी. लेकिन यहाँ पर क्योंकि हम बात कर रहे हैं, हम बोलते हैं कि हमारे पास जो दो वेरिएबल्स हैं x और y ना बोल के हम बोलते हैं, चलिए हम थोड़ा सा क्लियर स्पेस पे ये चीजें डिस्कस करते हैं फर्दर. देखिए, अब जब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ट्रेंड मेजरमेंट की या टाइम सीरीज एनालिसिस की, तो हमारे पास दो वेरिएबल्स क्या रहते हैं? एक होता है टाइम जो फिक्स रहता है, और दूसरा होता है जो हम वेरिएबल अंडर स्टडी, जैसे हम बोलते हैं सेल्स या डिमांड या प्राइसेस या पॉपुलेशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है. तो टाइम को हम हमेशा लेते हैं वेरिएबल x, और जो वेरिएबल हम स्टडी कर रहे हैं उसको हम मान लेते हैं वेरिएबल y. एक्स एक्सिस पर हमेशा हम टाइम लेते हैं और जो वेरिएबल स्टडी कर रहे हैं उसको हम y एक्सिस पर लेते हैं. ठीक है. इस तरीके से लेते हैं. अब ये चीज टाइम जो है ये हमारा फिक्स हो गया. ठीक है. मतलब ये हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है. और डिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है वो हम इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पे लिखते हैं. और ट्रेंड लाइन की जब हम बात कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन हमें ड्रॉ करनी है, तो उसके लिए इक्वेशन क्या रहती है? y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, वेयर y इज द डिपेंडेंट वेरिएबल. ये किस पे डिपेंड करता है? x के ऊपर, जो यहाँ पर क्या है? टाइम. ठीक है. तो हमने कहा था जो रिग्रेशन इक्वेशन होती है या फिर एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन जो होती है वो होती है y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, और ये y हमें देता है, ये कंप्यूटेड वैल्यूज होती हैं. ठीक है. तो कंप्यूटेड वैल्यूज ही एक्चुअली हमें ट्रेंड वैल्यूज देती हैं जहां से हमें ट्रेंड लाइन मिलती है. ठीक है. आई होप यहाँ तक क्लियर है. चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. अब ये रिग्रेशन इक्वेशन जो हमें वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए हमारे पास हमने रिग्रेशन एनालिसिस में बहुत सारे मेथड्स पढ़े हैं. ठीक है. और उसमें से
बहुत ही मतलब हम कह सकते हैं थोड़ा कंपैरेटिवली इजी मेथड जो है वो था हमारा, जो हम रिग्रेशन इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं यूजिंग नॉर्मल इक्वेशंस, अगर आपको याद होगा, ठीक है, यूजिंग नॉर्मल इक्वेशंस। तो दो इक्वेशंस हम यूज करते हैं और उसकी हेल्प से रिग्रेशन इक्वेशंस फाइंड आउट करते हैं। अब वो नॉर्मल इक्वेशंस क्या होती हैं, यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। तो इस तरह की इक्वेशन के लिए नॉर्मल इक्वेशंस क्या होती हैं, हमारे पास दो इक्वेशंस आती हैं। एक आती है, हम क्या बोलते थे, हम इस इक्वेशन का पहले समेशन लेते थे, आ जाता था समेशन ऑफ y इज इक्वल टू एन ए प्लस बी समेशन x। और दूसरी इक्वेशन में हम क्या करते थे, लेफ्ट हैंड साइड पे y है तो हम x से मल्टीप्लाई करते थे, तो दूसरी इक्वेशन बन जाती है समेशन एक्स वाई इज इक्वल टू a समेशन x प्लस b समेशन x स्क्वायर। ठीक है, फिर हम इन दोनों नॉर्मल इक्वेशंस को सॉल्व करते थे, हमें रिग्रेशन इक्वेशन, क्योंकि यहाँ से हमें a और b की वैल्यू मिल जाती है। ठीक है, ये दो कॉन्स्टेंट्स होते हैं, a और b की वैल्यू मिल जाती है। अब यहाँ पर भी हम यही चीज करेंगे, हमारे पास वहां हम दो इक्वेशंस बनाते थे, यहाँ हमें एक ही इक्वेशन बनानी है। ठीक है, चलिए, अब एक तरीका है जो हम अभी तक करते आए हैं, हमें ये इक्वेशंस लेनी है, इनको सॉल्व करना है। दूसरा तरीका हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखिए, अब यहाँ पर जब हमें टाइम गिवन होगा वो किस तरीके से गिवन होगा, जैसे ईयर्स हैं तो 2000, 2001, 2002, 2003। ठीक है, अब इसको हमने अगर वेरिएबल x लेना है तो इस तरह की वैल्यूज हम नहीं डाल सकते, क्योंकि ये एक्चुअली टाइम पीरियड है। ठीक है, कोई वैल्यू नहीं है एज सच। तो हम इसको क्या करते हैं, हम इसको वैल्यूज किस तरीके से दे देते हैं अपने हिसाब से। हम बोल सकते हैं कि 2000 को हम ओरिजिन मान के चलते हैं, तो हम इसको वैल्यू दे देंगे 0। फिर इस तरीके से 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ठीक है, अब इस तरीके से अगर कैलकुलेशन करेंगे तो हमें यहाँ पर ये, क्योंकि x लेकर चल रहे हैं ना, तो ये समेशन x की कोई वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब इससे क्या होगा, हमारे पास जो इक्वेशंस है उसमें a b समेशन x y ये सारी वैल्यूज आएंगी। इसको हम सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, हम करेंगे जो मिडल वाला ईयर होगा, जैसे चलिए फिलहाल हम इसको ऐसे लेते हैं 2004 तक। ठीक है, अब अगर हम इसमें जो मिडल वाला ईयर है दैट इज 2002, इसको अगर हम 0 मान के चलें तो इससे आगे वाली वैल्यूज कैसे हो जाएंगी, 0 के बाद 1 एंड 2, और इससे अगर पीछे जाना होगा तो वो नेगेटिव हो जाएगा, -1 -2। इससे क्या हो जाएगा, जब हम इसको टोटल करेंगे ये बन जाएगा समेशन x इक्वल टू 0। ठीक है, -2 + 2 कैंसिल, -1 + 1 कैंसिल, समेशन x 0 हो गया। अब जब समेशन x इक्वल टू 0 हम इन दो इक्वेशंस में पुट करेंगे तो इससे क्या होगा, हमारी एक ये टर्म, समेशन x को 0 पुट किया, ये टर्म 0 हो गई, और दूसरी इक्वेशन में ये टर्म 0 हो गई। तो हमारी इक्वेशन सिंप्लीफाई हो जाएंगी, क्या बन जाएंगी, ये बन जाएगा समेशन y इज इक्वल टू एन ए, और दूसरी इक्वेशन बन जाएगी समेशन एक्स वाई इज इक्वल टू बी समेशन एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से अब हमें जो हम साइमल्टेनियसली इक्वेशंस को सॉल्व करते थे वो यहाँ पर हमें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, हमारी इक्वेशन सिंपली सॉल्व हो जाएंगे। तो यहाँ से पहले से हमें a मिल जाएगा, a इज इक्वल टू समेशन ऑफ y अपॉन एन, और दूसरे से इजीली हमें b मिल जाएगा विच इज इक्वल टू समेशन एक्स वाई अपॉन समेशन एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, हमें साइमल्टेनियसली जो सॉल्व करनी होती थी इक्वेशंस वो इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसीलिए हमने ये चीज की। अदरवाइज अगर आपको पूरा जैसे हम अभी तक करते आए हैं, आपको x को पहली वैल्यू को ही 0 लेना है, फिर 1 2 3 4 करना है, फिर इनको ऐड करना है, फिर वैल्यूज आएंगी। अगर आपको इस तरीके से करना है तो आप वैसे कर सकते हैं, अगर आपको इसको थोड़ा सा इजी बनाना है तो जो भी हमने किया आप वैसे कर सकते हैं। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। अब इसमें अगर अगर कोई कंफ्यूजन अभी भी आपको रहता है तो अभी हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ये सारी चीजें अच्छे से आपको क्लियर हो जाएंगी। तो क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझने हैं। ठीक है, अब इसमें भी हम दो केसेस लेंगे, अगेन जैसे हम पहले करते आए हैं, जब हमारे पास ऑड नंबर ऑफ पीरियड्स गिवन होंगे और जब हमें इवन नंबर ऑफ पीरियड्स गिवन होंगे। ठीक है, तो इन दोनों केसेस के लिए हम एक एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आइए पहले देखते हैं ऑड नंबर ऑफ ईयर्स के लिए। Okay, so example number 1. Below are given the figures of production in 1000 quintals of a sugar factory.
Plot these figures on a graph and fit a straight line trend to these figures using the method of least squares, right? हमें क्वेश्चन में ईयर गिवन है, प्रोडक्शन गिवन है इन 1000 क्विंटल्स। अब हमें यहाँ पर यूज करना है मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स, मतलब जैसे हमने रिग्रेशन इक्वेशंस बनाई थी, यहाँ पर हमें वो चीज करनी है, ठीक है। अब ईयर्स को हम ले लेते हैं, वेरिएबल x मान के चलते हैं, और प्रोडक्शन के लिए हम वेरिएबल y मान के चलते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास कितने सालों का डेटा गिवन है, 2001, 2, 3, 4, 5, 6, 7, मतलब n इज इक्वल टू 7, ठीक है। अब दिस इज ऑड पीरियड, मतलब इन सब के सेंटर में कौन सा लाई करता है, अगर हम देखें तो 2004, ठीक है। तो इसके 2004 के लेफ्ट साइड पे भी 3 सालों का डेटा है, 2004 के राइट साइड पे भी 3 सालों का डेटा है। तो हम इसको ओरिजिन मान के चलें तो इसको हम 0 लिख सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हम ये टेबल किस तरीके से बना सकते हैं, देखिए हम यहाँ से ईयर्स लेंगे, राइट, ईयर्स के साथ साथ प्रोडक्शन, ईयर हम लिख लेते हैं 2001, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। 4 को हमने बोला 0 लेना है, ठीक है। तो प्रोडक्शन हमारा वेरिएबल y है, इसमें हम वैल्यूज लिख लेंगे। अभी हम क्लियर टेबल बनाएंगे, अभी हम आपको सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहे हैं कि हमें किस तरीके से प्रोसीड करना है, ठीक है। ईयर के कॉरेस्पॉन्डिंग हमने लेना है वेरिएबल x, इसको मान के चलना है टाइम पीरियड को। तो हम ये जो 2004 वाला ईयर है इसको हम ओरिजिन मान के चलते हैं, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0, इसके बाद वाले 1, 2, 3, और इससे ऊपर -1, -2, -3। तो इससे क्या हो जाएगा, जब हम इसको ऐड करेंगे समेशन x हमें 0 मिल जाएगा, हमारी इक्वेशंस सिंपल हो जाएंगी, ठीक है। x हो गया। इसके अलावा हमें क्या चाहिए, देखिए अगर हम नॉर्मल इक्वेशंस लिखें, सबसे पहले हमें इक्वेशंस लिख लेनी होती है, उससे काम आसान हो जाता है। हमें फाइनल इक्वेशन बनानी है yc इज इक्वल टू a प्लस bx की फॉर्म में, ठीक है। और इसके लिए नॉर्मल इक्वेशंस क्या होती हैं, अभी हमने जो लिखी थी, पहली इक्वेशन थी समेशन ऑफ y इज इक्वल टू एन ए प्लस बी समेशन एक्स, और दूसरा x से मल्टीप्लाई करना है पूरी इक्वेशन को, ये बन जाएगा a समेशन x प्लस b समेशन एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब जब समेशन x 0 हो जाएगा तो उससे क्या होगा, हमारी ये टर्म खत्म हो जाएगी, क्योंकि समेशन x 0 है, b इंटू 0 0, और दूसरी इक्वेशन में ये टर्म खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास क्या बच जाएगा, हमें चाहिए अब समेशन y, वो हमें कहाँ से मिलेगा, ये जो प्रोडक्शन है, ये y की वैल्यूज है ना, यहाँ से समेशन y मिल जाएगा। उसके अलावा हमें चाहिए n इंटू a तो हमें कैलकुलेट करना है, n हो गया हमारा 7, ठीक है। पहली इक्वेशन की रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। दूसरी इक्वेशन में है समेशन एक्स वाई, तो हमें यहाँ पर चाहिए एक कॉलम एक्स वाई के लिए, ठीक है। उसके अलावा हमें क्या चाहिए, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर की वैल्यूज चाहिए। ये एक्स वाली जो वैल्यूज हैं इनको हमने स्क्वायर करना है, तो हमें एक्स स्क्वायर वाली वैल्यूज मिल जाएंगी। इन सबको टोटल करेंगे तो समेशन एक्स स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है। तो हमें बेसिकली ये सारे कॉलम्स चाहिए। जब हम ये सारी कैलकुलेशन कर लेंगे, इन वैल्यूज को इन दो इक्वेशंस में पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे, तो हमें ए और बी की वैल्यूज मिल जाएंगी, ठीक है। इनको जब हम फिर वापस यहाँ पर पुट करेंगे, जो मेन इक्वेशन है वाई सी इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, तो वो इक्वेशन बन गई। फिर हमने क्या करना है उसके बाद, फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स, क्योंकि ट्रेंड लाइन चाहिए ना, ये तो अभी एक्चुअल डेटा था और हमने वैल्यूज कैलकुलेट की, तो ट्रेंड लाइन के लिए भी तो हमें वैल्यूज चाहिए। तो हम फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स वाई सी कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। और वो डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स क्या होंगी, ये वाली -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ठीक है। तो चलिए पहले अभी हम थोड़ा क्लियर टेबल बनाते हैं, ताकि आपको थोड़ी सी और क्लैरिटी आए, उसके बाद आगे की कैलकुलेशंस देखेंगे, ठीक है। तो आइए पहले बनाते हैं क्लियर टेबल। तो देखिए यहाँ हमने ये सारी वैल्यूज मेंशन कर रखी हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं x की वैल्यूज। तो हमने 2004 है सेंट्रल वाला, तो इसको हमने लेना है 0, इसके बाद वाला 1, 2, 3, और इससे पहले वाले -1, -2, -3, ठीक है। इन वैल्यूज को स्क्वायर कर लेते हैं, हमें x स्क्वायर मिल जाएगा। तो -3 इंटू -3, 3 3 ज़ा 9, 2 2 ज़ा 4, 1 0, 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9। तो हमें यहाँ पर मिल गया समेशन ऑफ x 0, और यहाँ समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर कितना आ गया, इन सबको जब आप ऐड करेंगे तो इनका टोटल आता है 28, ठीक है जी। और हमें क्या करना है, x इंटू वाई। तो x इंटू वाई कहाँ से मिलेगा, y हमारा है प्रोडक्शन,
ये है ना y, तो x इंटू वाई करना है, हमें xy मिल जाएगा। तो ये वैल्यूज हमें क्या मिलती हैं, ये वैल्यूज मिलेंगी 80 इंटू -3, ये आ गया -240, 90 इंटू -2 -180, 92 into -1 -92, 83 into 0 0, 94 ones are 94, 99 into 2 is 198, 92 into 3 is 276 और हमें इन सब का भी टोटल चाहिए। समेशन ऑफ एक्स वाई ये कितना आता है, ये हमारा टोटल आ जाएगा 56। ठीक है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं n इज इक्वल टू 7 और समेशन y भी चाहिए ना इक्वेशंस के लिए, ये समेशन y आ जाता है 630। राइट, अब हम लिख लेते हैं यहाँ पर y c इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, ये इक्वेशन हमें फाइनल चाहिए। तो इसके लिए हमें a और b कैलकुलेट करना है। वो कैलकुलेट करने के लिए हमने लिखनी है दो नॉर्मल इक्वेशंस, और दो नॉर्मल इक्वेशंस क्या बनती हैं जो हमने शुरू में लिखी थी, समेशन ऑफ y इज इक्वल टू एन ए प्लस बी समेशन x, और दूसरी बनती है समेशन एक्स वाई इज इक्वल टू ए समेशन x प्लस बी समेशन x स्क्वायर। ठीक है, पहली वाली इक्वेशन अगर हम देखें, ये बनेगी समेशन y है 630 इज इक्वल टू n है हमारा 7 ए प्लस b इंटू समेशन x है 0। ठीक है, तो ये बन जाएगा, ये पूरी टर्म 0 हो गई, पीछे रह गया 7a is equal to 630. This implies a is equal to 630 divide by 7 और जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ये आता है a is equal to 90। ठीक है, अब हम दूसरी इक्वेशन ले लें, तो दूसरी इक्वेशन में अगर वैल्यूज पुट करें, ये बनता है हमारा समेशन एक्स वाई कितना आया है 56 इज इक्वल टू a इंटू समेशन x है 0 प्लस b इंटू समेशन एक्स स्क्वायर आया है 28। तो ये बन गया 56 इज इक्वल टू a इंटू 0 इज 0, 28 b। जब हम इसको सॉल्व करेंगे b आ गया 56 अपॉन 28 दैट इज 2। अब ये दो वैल्यूज जब हम ऊपर इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारी ये इक्वेशन क्या बनेगी, वी गेट वाई सी इज इक्वल टू ए कितना है 90 प्लस बी कितना है 2, ये बन गया 2x। ठीक है, ये बन गई हमारी रिग्रेशन इक्वेशन। अब इस इक्वेशन की हेल्प से हमें मिलेंगी यहाँ पर ट्रेंड वैल्यूज। ठीक है, वाई सी इज इक्वल टू 90 प्लस 2x है ना, तो अब हमने x किसको लेना है, ये वाला x की डिफरेंट वैल्यूज के लिए हमें वाई सी कैलकुलेट करना है। तो x को जब हम पुट करेंगे, सबसे पहले वैल्यू है -3, तो हमने क्या करना है वाई सी इज इक्वल टू 90 प्लस 2 इंटू एक्स पुट करेंगे -3। फिर उसके बाद चलिए यहाँ लिख देते हैं, पहली वैल्यू यहाँ बनेगी 90 प्लस 2 इंटू -3। ठीक है, फिर दूसरी बनेगी 90 प्लस 2 इंटू -2, फिर बनेगा 90 प्लस 2 इंटू -1, 90 प्लस 2 इंटू 0, 90 प्लस 2 इंटू 1, 90 प्लस 2 इंटू 2, 90 प्लस 2 इंटू 3। ठीक है, तो इसको हमने सॉल्व कर लेना है, हमें ये ट्रेंड की वैल्यूज मिल जाएंगी। तो पहली वैल्यू हम यहाँ लिख लेते हैं, आप कैलकुलेट करके चेक कर लीजिए। पहली वैल्यू आती है 84, देन 86, देन 88, देन 90, 92, 92 के बाद नेक्स्ट आता है 94 एंड लास्ट इज 96। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, हमें ट्रेंड वैल्यूज मिल गई। ये ट्रेंड वैल्यूज बेसिकली अगर हम कंपेयर करें पिछले मेथड्स के साथ, तो जैसे मूविंग एवरेजेस और सेमी एवरेजेस में हमने एवरेज वैल्यूज प्लॉट की थी ना ट्रेंड लाइन के लिए, यहाँ पर हमें ट्रेंड वैल्यूज 2 से ज्यादा हमें वैल्यूज मिली हैं। इन सबको जब हम ज्वाइन करेंगे तो हमें ट्रेंड लाइन मिल जाएगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका ग्राफ कैसा बनता है। ये देखिए हमने यहाँ रेफरेंस के लिए पूरा टेबल बना रखा है, यहाँ x की वैल्यूज हैं और ट्रेंड वैल्यूज हैं। ठीक है, तो हमने क्या करना है, ये जो पहले ग्राफ हमने बनाया एक्चुअल डेटा के लिए, तो हमने x एक्सिस पर लिए हैं ईयर्स 2001 से लेकर 7 तक, और y एक्सिस पर हमने ली है प्रोडक्शन की वैल्यूज। ठीक है, पहले हमने प्लॉट किया, देखिए 2001 के कॉरेस्पॉन्डिंग y की वैल्यू थी 80, ये आ गया पहला पॉइंट। फिर 2002 के कॉरेस्पॉन्डिंग 90, ये आ गया हमारा दूसरा पॉइंट।
2003 के कॉरेस्पॉन्डिंग है 92, तो 90 से थोड़ा सा ऊपर आ गया 92। देन 2004 के कॉरेस्पॉन्डिंग 83, ये 85 से थोड़ा सा नीचे है ये पॉइंट। उसके बाद 2005 के लिए है 94, ये आ गया। देन 2006 के लिए है 99, ये 100 से थोड़ा सा नीचे। और 2007 के लिए 92, ठीक है, 90 से थोड़ा सा ऊपर। हमने जब इन सबको ज्वाइन किया तो हमें ये एक्चुअल डेटा वाला ग्राफ मिला, ठीक है। अब ट्रेंड लाइन के लिए हमने क्या किया, जो ट्रेंड वैल्यूज हैं और इन ट्रेंड वैल्यूज के लिए हमने एक्स कॉरेस्पॉन्डिंगली लिया हुआ है -3, -2, -1, 0। तो आप 2001 के कॉरेस्पॉन्डिंग भी 84 ले सकते हैं डायरेक्टली भी। अदरवाइज हम यहाँ रेफरेंस के लिए लिख सकते हैं 2004 को हमने 0 माना है, इसको 1, 2, 3 माना है, इसको -1, -2, -3 माना है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। तो अब देखिए जैसे -3 के कॉरेस्पॉन्डिंग है 84 या 2001 के कॉरेस्पॉन्डिंग है 84, तो हमारा पहला पॉइंट ये आ गया 85 से थोड़ा सा नीचे, ठीक है। वैसे ही 2002 के कॉरेस्पॉन्डिंग है 86, तो वो यहाँ कहीं पर आएगा। अगर आप इसको ऊपर एक्सटेंड करेंगे, पहले लाइन नहीं बनेगी, पहले पॉइंट्स बनेंगे, ठीक है। तो ये 85 से थोड़ा सा ऊपर है ना, अगर इसको y की तरफ एक्सटेंड करें, ठीक है। तो अभी यहाँ हमारे पास स्केल नहीं है, आप स्केल के साथ मेजर करके प्रॉपर ये वैल्यूज ले सकते हैं, ठीक है। तो ये आ गया 86। इसी तरीके से हमने डिफरेंट पॉइंट्स प्लॉट किए, ठीक है। जैसे हम 2004 के कॉरेस्पॉन्डिंग अगर पूरा ले लेते हैं 90, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे 2004 को ऊपर एक्सटेंड करेंगे तो ये हमारा यहाँ आ जाता है 90, ठीक है। ये 90 है, तो इसको अगर आप यहाँ एक्सटेंड करेंगे ये 90 ही आता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये जब सारे पॉइंट्स प्लॉट कर लिए ट्रेंड वैल्यूज वाले, तो आपको मिल जाता है ये ट्रेंड लाइन, ठीक है। तो अब समझ आया आपको हमें क्या करना है। तो दिस इज हाउ वी डू कैलकुलेशंस विद द हेल्प ऑफ मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स। ये रिग्रेशन की तरह ही है, जैसे हम रिग्रेशन एनालिसिस करते हैं नॉर्मल इक्वेशंस की हेल्प से हम ए और बी की वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं और फिर वो नॉर्मल इक्वेशंस में पुट करके उनको सॉल्व ए और बी की वैल्यूज फाइंड करने के बाद हम जो रिग्रेशन इक्वेशन की उसका फॉर्म होता है, फॉर्मेट होता है y = a + bx, उसमें पुट करते हैं, उसकी हेल्प से हमें ट्रेंड वैल्यूज मिल जाती है, ठीक है। तो ये तो बात थी जब हमारे पास ऑड नंबर ऑफ ईयर्स हैं या ऑड नंबर ऑफ टाइम पीरियड गिवन है। अब जब इवन पीरियड गिवन होगा तो स्लाइटली थोड़े से चेंजेस आएंगे, वो चेंजेस आपको देखने की जरूरत है। ये मत सोचिए कि ऑड वाला आ गया तो इवन वाला आप अपने आप कर लेंगे, ठीक है। तो हम फटाफट से एक क्वेश्चन करते हैं फॉर इवन नंबर ऑफ ईयर्स, उससे आपको थोड़ी सी और क्लैरिटी आएगी, ठीक है। तो आइए देखते हैं हमारा सेकेंड एग्जाम्पल। Okay, so example number 2, fit a straight line trend by the method of least squares to the following data. Assuming that the same rate of change continues, what would be the predicted earning for the year 2009? तो मतलब सेम चीज करनी है हमें, जैसे हमने नॉर्मल इक्वेशंस की हेल्प से सॉल्व किया वही चीज करनी है। उसके अलावा हमें एक चीज और बोली गई है कि दैट वी हैव टू प्रिडिक्ट द अर्निंग्स फॉर द ईयर 2009। 2007 तक का डेटा गिवन है, जो हम ट्रेंड वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे, जो ट्रेंड बनाएंगे, उसी के हिसाब से हमने मान के चलना है कि इफ दिस सेम ट्रेंड कंटिन्यूज तो 2009 के लिए क्या एस्टिमेटेड वैल्यू रहेगी, ठीक है। तो पहले तो हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं सारा क्वेश्चन। हमें क्या करना है, जैसे हमने पहले बोला वी हैव x, वी हैव y, ठीक है। अभी हम पहले x की जगह लिखते हैं years, ठीक है, जो हमें years गिवन है। वो हमारे पास क्या है 2000, 2001, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब हमारे पास 8 सालों का डेटा है, n = 8, ठीक है। y की वैल्यूज हम लिख लेंगे। उसके बाद अब हम years से हमने x वेरिएबल बनाना है, ठीक है। हमने क्या कहा था कि हम पहले वाले 2000 को भी ईयर 0 मान के चल सकते हैं और उसके बाद 1, 2, 3, 4 लिख सकते हैं, लेकिन उससे क्या होगा, हमारी इक्वेशन जो है वो सिंप्लीफाई नहीं हो पाएगी, हमें सब कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी। तो उसी चीज को सिंप्लीफाई करने के लिए हम बोलते हैं जो मिडिल वाला टाइम पीरियड है उसको हम 0 मान के चलते हैं। उससे क्या होगा, एक साइड पे पॉजिटिव वैल्यूज आएंगी, एक साइड पे नेगेटिव, वो कैंसिल आउट करके हमें समेशन x 0 मिल जाता है और हमारी इक्वेशंस सिंपल हो जाती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्योंकि इवन नंबर ऑफ ईयर्स हैं, 8 साल है, तो उसका सेंटर कहाँ पर आएगा, ऑब्वियसली एक सिंगल ईयर नहीं मिलेगा, तो हमें कहाँ पर सेंटर मिलेगा 2003 और 4 के बीच में, ठीक है। मतलब 2003 और 6 महीने ऊपर, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर 0 होना चाहिए, राइट। अब यहाँ 0 है,
2003 और 4 के मिडल में। तो अगर हर एक का मिडल मिडल लेंगे तो फिर वैल्यू आएगी 1 2 3 4 एंड -1 -2 -3 -4। ठीक है, अब यहाँ पर चेंज, इसी जगह पर चेंज आना है वैल्यूज का। वो क्या चेंज होगा, देखिए अगर यहाँ पर 0 है तो 2003.5 पे 0 है, तो उससे आगे 2004 के कॉरेस्पॉन्डिंग पूरे 1 यूनिट का चेंज नहीं है, हाफ यूनिट का ही चेंज है, आधा ही साल ऊपर हुआ ना। उसके बाद 2004 से लेकर 2005 पे कितना डिफरेंस है, अब 0.5 के बाद आता है 1.5। 4 से 5 पे तो 1 साल का है ना, फिर 5 से 6 पर तो 1.5 प्लस 1 करेंगे तो 2.5 और फिर 3.5। इसी तरीके से 0 से 2003.5 पे 0 है, तो जब 3 पे आएंगे तो 0.5 का ही चेंज है और नेगेटिव। ठीक है, अब इससे आगे जाएंगे तो 1 यूनिट का चेंज है, तो ये बन जाएगा -1.5 -2.5 -3.5। राइट, ये हो गया। अब जब हम इनको ऐड करेंगे, समेशन x लेंगे, तो ऑब्वियसली -3.5 और +3.5 कैंसिल, -2.5 +2.5 कैंसिल, -1.5 +1.5 कैंसिल, -0.5 +0.5 कैंसिल, तो हमें समेशन x 0 ही मिल जाएगा। ठीक है, हाँ वो बात अलग है कि डेसिमल्स में है, तो जब हम इसको स्क्वायर करेंगे, क्योंकि x स्क्वायर भी लेना होता है ना, वी नीड x स्क्वायर, वी नीड xy, तो ऑब्वियसली जो वैल्यूज आएंगी वो डेसिमल्स में आएंगी, तो थोड़ा सा उससे मुश्किल हो जाता है। लेकिन आजकल हमारे पास कैलकुलेटर्स हैं, मैनुअल कैलकुलेशंस तो करनी नहीं है, तो इसलिए ये चीजें हम इजीली कर सकते हैं। अदरवाइज इसका एक और तरीका होता है सिंप्लीफाई करने का, कि x की वैल्यूज को मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, बट हम उन चक्करों में नहीं पड़ेंगे, हम चीजों को सिंपल रखते हैं, सीधा ही रखते हैं, ताकि और कॉम्प्लिकेशंस ना हो हमारे क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है, तो बस यही इसमें थोड़ा सा चेंज था, उसके अलावा सारा जो मेथड है, पूरी मेथडोलॉजी, सारे स्टेप्स बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो चलिए फटाफट से अब हम पूरा टेबल बनाते हैं, उसमें कैलकुलेशंस करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने टेबल बनाया हुआ है, ईयर लिखा है, डिविएशंस अब यहाँ हमने स्पेसिफाई किया, सिंपल x नहीं लिखा हुआ है, हमने लिखा है डिविएशंस फ्रॉम 2003.5। ठीक है, तो उससे क्या हो जाएगा, हमारा 2003 जो है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आएगा -0.5 और 2004 के कॉरेस्पॉन्डिंग है +0.5। ठीक है, जीरो हम नहीं लिख रहे, वो हमने मतलब अपने assumption के अकॉर्डिंग हमने मान लिया है कि जो 2003.5 है वहां से डिविएशंस ली हैं, तो वो हमारा ओरिजिन पॉइंट है। ठीक है, तो वो हमें यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। तो बाकी की वैल्यूज बनेंगी -1.5 -2.5 -3.5 और यहाँ से 1.5 2.5 3.5। तो जब इसका हम समेशन लेंगे, समेशन x आ जाएगा 0। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें करना है x इंटू वाई, तो ये हमारा y है जो अर्निंग्स है, तो 38 इंटू -3.5 करेंगे। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ एरो बना देते हैं, इस तरीके से करना है मल्टीप्लाई, तो हमें एक्स वाई मिलेगा। ठीक है, तो वैल्यूज लिख लें फटाफट से, आप कैलकुलेशन कीजिए और वैल्यूज मैच कर लीजिए। ये बनता है -133.00 -100.00, फिर आता है -97.50। The next value is -36.00, next 34.50, then 90.00, 217.50, 332.50। और जब इन सबको टोटल करेंगे, समेशन एक्स वाई हमारे पास आता है, दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 308। राइट, नेक्स्ट हमें करनी है कैलकुलेशंस एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स वाली वैल्यूज को स्क्वायर करना है, तो -3.5 इंटू -3.5, ये आता है 12.25। देन नेक्स्ट 6.25, then we have 2.25, then we have 0.25, then 0.25, then 1.5 का स्क्वायर, 1.5 का स्क्वायर is 2.25, then we have 6.25, 12.25। ठीक है, और इन सबको जब हम टोटल करेंगे, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, दिस कम्स आउट टू बी 42.00 या 42 ही लिख लेते हैं। ठीक है,
अब ट्रेंड वैल्यूज हैं तो वो हमें कब मिलेंगी, जब हम रिग्रेशन इक्वेशन फाइंड आउट कर लेंगे। तो रिग्रेशन इक्वेशन होती है yc इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। ठीक है जी। इसके लिए हमारे पास नॉर्मल इक्वेशंस क्या है, वी हैव नॉर्मल इक्वेशंस है, सबसे पहले हम लिखते हैं समेशन। ठीक है, समेशन लेते हैं ना, समेशन y इज इक्वल टू a प्लस b समेशन x एंड समेशन एक्स वाई इज इक्वल टू, सॉरी समेशन ऊपर हम n लिखना भूल गए, दिस इज एन ए। तो a समेशन x प्लस b समेशन एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब समेशन x क्योंकि जीरो है तो हमारी ये टर्म जीरो हो जाएगी और ये टर्म जीरो हो जाएगी। तो वी आर लेफ्ट विद, ये बन जाएगा समेशन y इज इक्वल टू एन ए। दिस इम्प्लाइज समेशन y, चलिए हमने यहाँ टोटल नहीं लिखा था, समेशन y अगर इन सारी वैल्यूज को टोटल करेंगे तो ये हमारा आता है 526। ठीक है, तो ये बन जाएगा 526 इज इक्वल टू n हमारा है, n इज इक्वल टू 8, 8 सालों का डेटा है 8a। ठीक है, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a इज इक्वल टू 526 by 8 which is equal to 65.75। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। इसके बाद हम दूसरी इक्वेशन सॉल्व करें। यहाँ पर आता है समेशन एक्स वाई कितना आया था 308 इज इक्वल टू, पहली टर्म तो जीरो ही है, दूसरा समेशन एक्स स्क्वायर 42b, और इसको सॉल्व करने पर आता है b इज इक्वल टू 308 अपॉन 42 which is equal to 7.333। ठीक है, तो ये a और b की वैल्यू अगर हम पुट करेंगे, ये a है 65.75, b आ गया 7.33, तो हमने ये पहली इक्वेशन में पुट करना है, हमें मिल जाएगा यहाँ पर yc इज इक्वल टू 65.75 प्लस b है हमारा 7.333x। ये बन गई हमारी रिग्रेशन इक्वेशन या फिर ट्रेंड लाइन जहां से हमें मिलेगी। अब ये इक्वेशन मिल गई तो हमें अब yc की वैल्यूज मिल जाएंगी फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x। ठीक है, तो हम अब कैसे वैल्यूज पुट करेंगे, पहले में -3.5 पुट करना है, तो yc इज इक्वल टू 65.75 प्लस 7.333 इंटू -3.5, फिर उसके बाद दूसरे में -2.5 पुट करना है, फिर -1.5 पुट करना है। इस तरीके से yc की वैल्यूज हमने कैलकुलेट कर लेनी है। ठीक है, तो आप फटाफट से कैलकुलेट कीजिए, हम आपके रेफरेंस के लिए यहाँ वैल्यूज मेंशन कर देते हैं। तो ये वैल्यूज हमारे पास आती हैं 40.08, then we have 47.42, then 54.75, 62.08, then we have 69.42, then 76.75, then 84.08, and last value comes out to be 91.42। ठीक है, तो इन्हीं वैल्यूज को अगर आप ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो आपको एक स्ट्रेट लाइन ट्रेंड मिल जाएगा। ठीक है, तो अब आपको पता है वो कैसे करना है, तो अब हम वो यहाँ पे शो नहीं कर रहे, आप अपने लेवल पर वो ग्राफ पेपर पे एक्चुअल डेटा प्लॉट करके और फिर ये ट्रेंड वैल्यूज प्लॉट करके डिफरेंस देख सकते हैं कि कैसे पहले केस में हमें थोड़ा सा इरेगुलर सा ग्राफ मिलता है और यहाँ पर कैसे हमें स्ट्रेट लाइन मिलती है। ठीक है, अब ये डेसिमल्स में है तो इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में यूजुअली नहीं आते हैं, क्योंकि ग्राफ पे पॉइंट्स में ये डेसिमल्स में 0.08 0.42 ये प्लॉट करना पॉसिबल नहीं होता है मैनुअली। सॉफ्टवेयर की हेल्प से तो सब हो जाता है बट मैनुअली ये चीजें नहीं हो पाती हैं। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन होगा तो यूजुअली आपको ग्राफ पे प्लॉट करने को नहीं कहा जाएगा, सिर्फ वैल्यूज आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी यूज मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स टू फाइंड आउट ट्रेंड लाइन। तो हमने यहाँ पर दोनों केसेस डिस्कस कर लिए हैं, ऑड नंबर और इवन नंबर ऑफ ईयर्स हो दोनों केसेस में। तो आई होप आपको यहाँ पर ये डिफरेंस समझ आया होगा कि हमने कैसे इवन नंबर ऑफ ईयर में किस चीज को हमने ऑरिजिन पॉइंट ऑफ ऑरिजिन माना है और किस तरीके से हमने ये डिविएशंस ली हैं। तो ये चीज आपको खास ध्यान में रखनी है। तो अगर इसमें अभी भी आपको कोई भी डाउट कोई भी कंफ्यूजन रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो फिलहाल हमारी तरफ से आज के लिए इतना ही। विद दिस आई विल टेक यू लीव।
मगर जाने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने जानने वालों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हाँ, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम जल्दी हाजिर होंगे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।